शुक्रिया स्पीकर साहब, गुड टू हैव यू बैक इन द चेयर। पहले तो ज़ाहिर है अरशद शरीफ के अंदोनाक कत्ल के बारे में मैं सब समझती हूँ, सब हाउस में सरापा एहतजाज तो नहीं मगर उससे ज़्यादा हम सब परेशान हैं कि हमारा एक सहाफ़ी वहाँ गया। आप चाहे उसकी सहाफ़त से एग्री करें डिसएग्री करें, देखिए ये एक बहुत ही संगीन और तशवीशनाक वाक़या है। अच्छी बात है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर यहाँ फ्लोर पे जो मुतालबात यहाँ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों के हुए हैं उनको ऑलरेडी वो एड्रेस करके गए हैं और इंशाअल्लाह वहाँ तो हम बिल्कुल उनकी मिनिस्ट्री मुतहर्रिक है, एम्बेसी भी मुतहर्रिक है। बात यह है कि जी सहाफ़त एक मुश्किल काम हो गया है बहुत सारे ममालिक में, हमारे में भी एक रविश रही है कि तशद्दुद और धौंस धमकी के हवाले से बहुत सारी बातें मनवाने की कोशिश की जाती है। तो ये जितना भी हम किसी भी सहाफ़ी पर तशद्दुद करें या उनको इस तरह से लें कि वो अपनी बात ना कर सकें खुली फ़ज़ा में, एक आपके सामने लम्हा फ़िक्रिया ही खड़ा होगा और एक मसला ही खड़ा होगा। पता नहीं अरशद के साथ वहाँ क्या हुआ, कुछ इत्तलात कहती हैं कि कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था, कुछ इत्तलात कुछ और कहती हैं वो गैर मुल्क है, वहाँ की पुलिस के हाथ में ही तहक़ीक़ात होंगी, लेकिन हमारा मुतालबा होना चाहिए कि वो शफ़ाफ़ हों और एक सहर हासिल हमें आउटकम मिले। पहले तो ये बात है, फिर उनके लवाकिन से उनकी फैमिली से ज़ाहिर है हम सबको शदीद हमदर्दी है। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। आखिरी बात में ज़ाहिर है कहना चाहूँगी, यहाँ मेंबरान जिन्होंने ओथ लिया है पीपल्स पार्टी के, दो मूसा गिलानी फाजिल एमएनए बने हैं और हकीम बलोच जो मलीर से जीत के आए हैं, दोनों मुल्तान और मलीर की पीपल्स पार्टी को शदीद मुबारक। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अब हमारे प्रेसिडेंट ज़रदारी और जिन जिन लोगों ने इंक्लूडिंग फरियाल तालपुर का सिंध में जिसने उनकी कामयाबी में हाथ डाला है, पूरी तंजीमें इस पे एड़ी चोटी का ज़ोर लगाए हुए थी और ख़ास तौर पे मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी, उनकी फ़ैमिली, पूरी हमारी तंजीम वहाँ मुतहर्रिक थी। ये एक बहुत अहम विक्ट्रीज़ हैं क्योंकि कहा जाता है कि मकबूलियत की लहर पर इस वक्त इमरान खान जैसे लोग बाहर निकले हुए हैं और बढ़ चढ़ के बातें भी की जा रही हैं, लेकिन ये मकबूलियत की लहर तो पीपल्स पार्टी ने तोड़ी है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ख़ास इस वक्त मैं समझती हूँ मुबारकबाद के इस वक्त मुतहम्मिल हैं। और आखिरी बात स्पीकर साहब इख्तिसार से मैं कहूँगी कि देखिए इमरान खान, फिर मैं कहूँगी कि इस वक्त लोग भूल गए हैं स्पीकर साहब कि सिंध में इस वक्त सैलाबी हालत बहुत संगीन है। आज भी एक दो दिन में नीड्स असेसमेंट आ रहा है हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स का, तो अभी भी जो सूरत हाल है वाटर बॉर्न डिजीज़ के हवाले से, सूरत हाल जो इस वक्त कैंपों के हवाले से, सर्दियां आने वाली हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग शायद अभी भी टेंटों में वो सर्दियां गुजारें, और ऐसा नहीं है कि वहाँ सर्दी नहीं होती, दर्जे हरारत काफ़ी कम हो जाता है। और जिसके पास घर नहीं है उससे पूछें उनका हाल क्या है, उनके पास क्लिनिक नहीं है, उनके बच्चों के स्कूल ख़त्म हो गए, उनका मुस्तकबिल इस वक्त बिल्कुल गैर यकीनी के एक मुबहिम से भंवर में फंसा हुआ है, जहां उनके मवेशी, उनके खेत जब ले लिए गए हैं, ख़त्म हो गए, वो खेत ख़त्म हो गए, वो मवेशी पानी रेला ले गया, एक अगर बचता है तो उनको मस्कीटो नेट दें तो वो उस पर ख़ुद डालते हैं, अपने बच्चों के बजाय वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल। बड़ी शदीद वहाँ ट्रेजेडी है, ऐसा लगता है कि वो जोग्राफिया ही बदल गई है सूबे की, इतनी बड़ी बड़ी लेक्स बन गई हैं जिनसे हर किस्म की डिज़ीज़ निकल रही है स्पीकर साहब। तो अभी भी मुल्क में सैलाब ज़दगान मुतासरीन बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर से सिंध में, फिर बलूचिस्तान में, नसीराबाद में और दीगर इलाक़ों में हैं। यहाँ इस जमात पीटीआई की तो ऐसी लाताल्लुकियत कि वो समझते हैं कि सिवाय उनकी अपनी सियासत के और कोई काम नहीं है मुल्क में। इस वक्त भी
सिंध में, बलूचिस्तान में स्पीकर साहब, मैं फिर कहूँगी 8 मिलियन से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हुए हैं, यानी मुतासिर अपनी अभी भी ज़रूरत में हैं। यूएन तो कहती है 20 मिलियन अभी भी ज़रूरत में हैं। तो ज़रूरतमंद जब मुल्क में हो, और आप क्या बातें करते हैं कि ये मदीना की रियासत बनाएंगे, लेकिन पीछे तो हम काम में दिन रात गुजार रहे हैं स्पीकर साहब, दिन रात गुजार रहे हैं काम में, और हम इधर देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम घेराव जराव करेंगे, हम कैपिटल को आपके यरगमाल करेंगे। पहले भी उन्होंने 126 दिन ड्रामा और एंटरटेनमेंट लगा के रखा, अभी भी कहते हैं कि हम हंसी मजाक वहाँ करेंगे, गाना बजाएंगे, लोगों को खुश करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे। उन्होंने क्या समझा है कि हम उनको अपना कैपिटल सर्कस बनाने लगेंगे? ये सर्कस है एंटरटेनमेंट का, जब 20 मिलियन 33 मिलियन लोग आपके मुतासिर हैं फ्लड से। उनको शर्म नहीं आती है बातें करते हुए कि अपनी ज़ात के लिए वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? और लॉन्ग मार्च क्या करेंगे? वो क्या आती है उनको लॉन्ग मार्च? क्यों बार बार मनसूख करते हैं? अभी तक वो लोग निकाल नहीं चुके हैं। उस दिन भी 1000 लोग फैज़ाबाद इंटरचेंज पे जमा नहीं कर सकी थी जमात वो, तो उनको फिर कहना पड़ा कि जी आप पीछे जाएं, पीछे जाएं। हो तो ये रहा है। और अगर वो समझते हैं कि यहाँ घेराव जलाव की सियासत करेंगे कैपिटल में, तो उनको भी ठीक ठाक जवाब मिलेगा। ये कोई सिटिंग गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती स्पीकर साहब, ये कहीं नहीं, किसी दुनिया का निज़ाम नहीं है कि मुल्क में 33 मिलियन लोग मुतासिर हों, और एक जमात जो अपनी ज़ात के लिए कभी खारजा पॉलिसी को झोंकती है, कभी कूड़े में, कभी आपकी इक्तिसादी पॉलिसी के लिए लेटर्स लिखे जाते हैं IMF को, कभी केबल गेट होता है, और अब मुल्क में इतना बड़ा सानिया हुआ है, लेकिन कान पे जू नहीं रहेंगी है। 1-2 टेलीथॉन्स करके फारिग हैं। ऐसा लग रहा है कि मुल्क में उनको कोई तकलीफ नहीं है। मुल्क में इस वक्त कोई ख़वातीन, बच्चे, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ कहीं नहीं हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, कान पे जू नहीं रेंगती। उनको पड़ी है अपनी ज़ात की सियासत, उनको पड़ी है कि हम लॉन्ग मार्च जब तैयार होंगे करेंगे, कोई सिग्नल दे, कोई पीछे से तरला करते हैं, सामने कुछ बात करते हैं, पीछे से सबके तरले कर रहे हैं। वो साफ बात है जी, हमने हमेशा मुअज़्ज़ब सियासत की है। चेयरमैन बिलावल का लॉन्ग मार्च मैं चैलेंज करती हूँ वो उस तरह कर सकें, चैलेंज करती हूँ कि 10 दिन आप लॉन्ग मार्च करें और एक पत्ता नहीं फड़के और एक गमला नहीं टूटे। तो आप इनसे पूछिए कि ये क्या बेच रहे हैं इस सूरत हाल में? किसी की तक़वियत के लिए कुछ काम किया है? किसी की मदद की है उन्होंने? तो ये कौन से पाकिस्तान को बचाने निकले हैं? वही जिसका वो कबाड़ा कर रहे थे, वही जिसको वो आग में और चूल्हे में झोंकना चाह रहे थे। जो आज भी इन्फ्लेशन की का सूरत हाल है, कीमतों की सुनामी है, वो इनकी वजह से है। उन्होंने 4 साल पिछली हुकूमतों पर अपनी मुस्तकिल तनकीद के, गाली गलोच के निश्तर बरसाए कि हम पिछली हुकूमतों की वजह से सूरत हाल में खड़े हैं। तो आप आज कहाँ खड़े हैं? हमने तो 1 साल नहीं हुआ, आपके साथ पाकिस्तान डूब रहा था, हम क्या उसे डूबने देते? नहीं, पाकिस्तान को हमने डूबने नहीं दिया। एक सियासी कीमत अदा की, आपके सारे गुनाह सर लिए जो अभी भी लिए हुए हैं, और आपको ये जुर्रत होती है कि आप पकड़े जाते हो, आपके अकाउंट्स पकड़े जाते हैं। चैरिटी के लिए लोग चैरिटी करते हैं ना, सब करते हैं, यहाँ भी होती है। चैरिटी के लिए आपके अकाउंट्स पकड़े जाते हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, वो कहाँ गए किसी को नहीं पता, और आप हर इदारे पर हमला कर रहे हैं, आप हर उस इदारे पर हमला कर रहे हैं स्पीकर साहब जो आपके साथ बिल्कुल हम आहंग ना हो। अगर फैसला आपके फेवर में आता है तो आप बिल्कुल ठीक हैं, इलेक्शन रिजल्ट आपके फेवर में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो आपके फेवर में नहीं उसको आप मुतनाज़ा करते हैं। आपने मदीर में क्या तमाशा लगाया हुआ है? और फिर आप हर उस उदारे को धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे, वहाँ तशद्दुद की धमकी देते हैं। आपके लोग कूद के, कभी PTV पे हमला किया था इन्होंने, कभी सुप्रीम कोर्ट पे कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन को धोस धमकी, कभी पाकिस्तान को, कभी हुकूमत को, अपने पॉलिटिकल सियासी ओपोनेंट्स को आप
بند کر کے آپ ملک کے باہر جا کے کہتے تھے دندنا کے سب بھول گئے، اور میں یاد دلاؤں گی بار بار کہ آپ نے ملک کے باہر جا کے کیا کہا کہ میں سارے چور ڈاکوؤں کو جیل میں ڈالوں گا۔ اس طرح آپ نے اپنی ملک کے لیے ہیڈ لائنز کی زینت آپ بنے تھے، وہاں آپ نے جا کے اپنی طرف سے چور ڈاکو کا بیانیہ ملک کے باہر براڈ کاسٹ کیا تھا۔ FATF سے ہم نکلیں، اس کی کریڈٹ چیئرمین بلاول بھٹو، فارن منسٹر کی پوری ٹیم اور ان کو جاتی ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کو جاتی ہے، اور سارے اداروں کو بشمول آرمی چیف اور جتنے لوگ جنہوں نے کام کیا، بہت لوگوں نے اس میں راتیں گزاری ہیں، بہت منسٹریز نے جو 34 چیزیں جو اس کے ایکٹس تھے ان کے آگے کیا ہے کام، مطلب پاکستان آگے نکلا ہوا ہے ان 34 شکوں کے اسپیشلی۔ تو یہ کس طرح کریڈٹ لے رہے ہیں؟ ان کے ہوتے ہوئے تو ہم نے ساری امداد کی تھی، ان کے ہوتے ہوئے ہم نے کریکشنز کی تھی، یہاں انہوں نے اس ہاؤس میں سبمٹ تک نہیں ہونے دی تھی، بلڈوزر چلا دیا تھا۔ تو کیا بات کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے ٹائم میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے پاکستان کو نان سیریسلی لیا ہوا تھا، ابھی بھی وہ نان سیریس ہیں، اور نان سیریس سے تو بہت آگے ہیں۔ چور ڈاکو تو اب پروو ہو گیا، ثابت ہو گیا بغیر کسی ابہام کے کہ چور ڈاکو جو توشہ خانہ جیسے گفٹس کو چوریاں کرتے ہیں اور مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اوپن مارکیٹ میں، اور آپ پڑھ لیں ECP نے کیا کہا ہے۔ کل آپ میں سے راجہ صاحب، اسپیکر صاحب، آپ میں سے کوئی، یوسف رضا گیلانی اٹھ کے گئے، کوئی بھی اس طرح کرے، آپ بتائیں کس کا ٹھیرے میں کھڑے ہوں گے اور سر جھکا کے کھڑے ہوں گے؟ سر تسلیم خم جی، عدالت ہمیں کہہ رہی ہے، ECP ہمیں کہہ رہا ہے، جو بھی ہمارے دل میں ہم عزت سے ان سے پیش آتے ہیں، آپ بتائیے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، اور ECP میں لکھا ہوا ہے وہ آرٹیکل کلاس 173 آف 17 تو 2017 کے الیکشن ایکٹ میں کیا لکھا ہے؟ اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس کو کرپٹ پریکٹسز ECP کے لا میں ہے۔ اٹ از کرپٹ پریکٹسز اسپیکر صاحب جو یہ کر رہے ہیں، ٹو مس ڈکلیئر، اور دانستہ طور پہ جب آپ نہیں چلو غلطی کسی سے بھی ہو گئی، 20 سال پہلے کچھ نہیں ملا ان کو، وہ تو خیر بنی گالا ریگولرائز کر گئے، آپ کر کے دیکھیں کوئی چیز ریگولرائز، میں بھی دیکھوں۔ تھینک یو سینیٹر صاحب۔ بس تو میں یہ کہنا چاہ رہی سینیٹر صاحب اگر مائک کھولیں۔ افسوس سے ہم کسی کو یاد نہیں دلاتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم یاد دلائیں لوگوں کو، کیونکہ ہم اتنے بزی ہیں اپنے کاموں میں، جانے بچانے میں، کہ ہم یاد نہیں دلاتے لوگوں کو کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، اور اصل چور ڈاکو کون ہے، کرپٹ پریکٹسز کا مرتکب کون رہا ہے، اور کس کو جواب دینا ہوگا۔ اب ان سے کہیں فارن فنڈنگ کیس تو آیا نہیں ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ شکریہ، حوصلہ پکڑیں۔ جناب صلاح الدین ایوبی صاحب۔ شکریہ